नमस्कार, स्वागत है आपका उदय क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, बीए सेकेंड ईयर के अंतर्गत प्रमुख देशों के संविधान पर हमारा डिस्कस चल रहा था। दोस्तों, प्रमुख देशों के संविधान के अंतर्गत भी दोस्तों हमारा चीन के संविधान पर सेशन चल रहा था, जिसके अंतर्गत दोस्तों हमारी लगभग 3-4 क्लासेस हो चुकी है, 3-4 लेक्चर हो चुके हैं। और आज के दोस्तों हम इसके अंतर्गत बात करेंगे, अर्थात आज के लेक्चर में हम विशेष रूप से बात करेंगे चीनी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में, जिसमें समझेंगे कि राष्ट्रपति की स्थिति कैसी है, चीन के संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति की स्थिति कैसी है, क्या वो संसदीय शासन व्यवस्था के अंदर, अर्थात जैसे भारत या ब्रिटेन जैसे देश के अंदर जो राष्ट्रपति की स्थिति है क्या उसके समान है, या फिर अमेरिका जैसे कार्यपालिका प्रधान की जैसी स्थिति है। तो दोस्तों हम समझेंगे भली भांति रूप से कि चीन के राष्ट्रपति की क्या महत्वपूर्ण भूमिका है चीनी संविधान के अंतर्गत उसको, और साथ ही साथ में हम इसके उपराष्ट्रपति के बारे में भी डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ये हमारा लेक्चर नंबर 28 होने जा रहा है, 28 होने जा रहा है। और जो पहली बार हमारे सेशन पर आए हैं, मैं उनको विशेष रूप से बता दूं दोस्तों कि हमारे इस प्लेटफॉर्म पर बीए के सभी सिलेबस, पूरा कंप्लीट सिलेबस, सभी सब्जेक्टों को पूरे विस्तार पूर्वक टॉपिक वाइज टॉपिक पढ़ाया जा रहा है। दोस्तों, इसमें किसी भी टॉपिक को स्किप नहीं किया जाता है और हर एक टॉपिक पर पूरे विस्तार पूर्वक हम क्लासेस लेकर आते हैं आप लोगों के लिए। और उसके अंतर्गत अगर आपको कोई डाउट होता है तो उसके लिए हम आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप जैसी फैसिलिटी भी आपको प्रोवाइड करते हैं, जिससे आप डायरेक्टली मुझसे कनेक्ट होकर के अपने डाउट मेरे साथ शेयर करके और उन डाउट को खत्म कर सकते हैं और अपनी स्टडी को बेहतरीन तरीके से कंटिन्यू कर सकते हैं। दोस्तों, इन सब के अलावा जितने भी लेक्चर हमारे द्वारा आते हैं दोस्तों, वो सभी दोस्तों, सभी नोट्स हमारे द्वारा जो भी क्लासेस आती है वो सभी यूपीएससी को दृष्टिकोण में रखते हुए आती है, क्योंकि हम ये मानकर चलते हैं कि आप बीए कंप्लीट होने के बाद में आप किसी यूपीएससी या अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी करेंगे। हम इसी उद्देश्य से पूरे सभी लेक्चरों को पूरे विस्तार पूर्वक आपके सामने लेकर आते हैं, प्रेजेंट करते हैं। दोस्तों, कंप्लीट बीए विद नोट्स आपको प्रोवाइड यहाँ की जाती है। नोट्स के लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना है। टेलीग्राम पर लोधाजी क्लासेस नाम से ग्रुप आपको दोस्तों मिलेगा, जिसे अगर आप ज्वाइन कर लेंगे तो हमारे लेक्चर की डेली अपडेट आपको टेलीग्राम पर ही मिलती रहेगी। और इन सब के अलावा जो है सभी क्लास नोट्स भी आपको टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगी। चलिए दोस्तों, तो बात करेंगे हम इसके अंतर्गत। दोस्तों, हमारा अभी जो यूनिट चल रही थी, यूनिट नंबर 4 के अंतर्गत हम बात कर रहे थे चीनी राष्ट्रपति की। चीनी राष्ट्रपति, इससे पहले दोस्तों हम चीन के संविधान के विधानमंडल, राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस और स्थायी समिति, इन 3 टॉपिकों पर हम डिस्कस कंप्लीटली कर चुके थे। अगर आपने अभी तक इनको नहीं देखा है तो पहले दोस्तों चीन के संविधान के विधानमंडल वाला जो पहला लेक्चर है उसी से अगर आप प्रारंभ करेंगे तो ही आपको ये कंप्लीट समझ आने वाला है, अन्यथा कहीं ना कहीं आपको डाउट बना ही रहेगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से आज के लेक्चर में हम बात करेंगे चीनी संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति की स्थिति के बारे में, जानेंगे कि कैसे कैसे इनके प्रावधान किए गए हैं। और आज के पूरे लेक्चर का जो हमारा सारांश है दोस्तों, कि आज के पूरे लेक्चर में हम क्या क्या कंप्लीट करेंगे, तो चीनी राष्ट्रपति के अंतर्गत हम बात करेंगे इसके 4 विशेष तत्वों पर। और वो 4 तत्व है दोस्तों आज के हमारे लेक्चर के, वो है इसका निर्वाचन, राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित हम बात करेंगे। इसके अलावा जब राष्ट्रपति का पद खाली होता है, रिक्त होता है, तो उस स्थिति में क्या होता उस पर हम बात करेंगे। और राष्ट्रपति की क्या शक्तियां हैं, कौन कौन से कार्य इनको संविधान के द्वारा सौंपे गए हैं, उस पर हम डिस्कस करेंगे। इसी के साथ में वास्तविक रूप से राष्ट्रपति की क्या स्थिति है जनवादी चीन के अंतर्गत, तो उस पर भी हमारा डिस्कस होगा। चलिए, तो वन बाय वन करके हम बात करेंगे दोस्तों। सबसे पहले राष्ट्रपति की व्यवस्था के बारे में, कि राष्ट्रपति की क्या स्थिति, क्या व्यवस्था थी यहाँ पर। तो दोस्तों, जैसा कि हमने प्रारंभिक जो लेक्चर था हमारा चीनी संविधान का, उसमें हमने पूरा स्टेप बाय स्टेप डिस्कस किया था कि चीन में कब कब संविधान बना था, चीन में सबसे पहले कौन सा कब संविधान आया, उसके बाद में कब संविधान आया। जैसा उस समय के हिसाब से अगर देखा जाए तो लगभग 4 बार चीन में संविधान का निर्माण हुआ है। ठीक है, जिस प्रकार से हमारे भारत में कई बार संशोधन हुआ है संविधान का, उसी प्रकार से चीन में संशोधन इतने भयानक हुए, इतने बड़े व्यापक रूप से हुए कि एक नया संविधान ही बनकर रेडी हो जाता था। इस कारण से वहां पर उसको संविधान संशोधन ना कहते हुए उसे संविधान का निर्माण ही कह दिया जाता था। ठीक है ना। तो सबसे पहले अगर हम बात करें चीनी संविधान की, तो 1954 में दोस्तों जो संविधान बना था, उस संविधान में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों पद की व्यवस्था की गई थी। कौन से संविधान में?
प्रथम संविधान जो था इनका 1954 का, उसमें उसमें दोस्तों राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों पद की व्यवस्था की गई थी। उस राष्ट्रपति को शक्तियां प्रदान की गई थी कि वो प्रधानमंत्री, अन्य मंत्री या जो अन्य आयोग होते हैं उनके सदस्यों की या उनके अध्यक्षों की नियुक्ति करेगा। ये कुछ विशेष कार्य राष्ट्रपति को उस समय सौंपे गए थे और एक राष्ट्र अध्यक्ष के रूप में उस पद को स्थापित किया गया था। कब? 1954 के संविधान में। लेकिन आगे चल करके होता क्या है कि 1975 का जब दोस्तों संविधान आता है, तो 1975 का जो संविधान, नया संविधान बनता है 1975 में, उस संविधान में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद को समाप्त कर दिया जाता है। ठीक है, उसको समाप्त कर दिया जाता है। लेकिन फिर आगे कहानी कुछ ऐसे बढ़ती है दोस्तों कि जैसे जैसे जब ये संविधान में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद समाप्त हो जाता है, अब देखिए इसके बाद में क्या होता है कि इसी समय में जो उस समय के साम्यवादी दल का जो सबसे प्रमुख और सबसे अहम जो नेता था, कौन था वो? माओ। माओ, ठीक है, तो उनकी मृत्यु हो जाती है और उनकी मृत्यु होने के बाद में अंदर ही अंदर शासन व्यवस्था के अंदर ही शासन को या सत्ता को प्राप्त करने की का जो है संघर्ष प्रारंभ हो जाता है शासन व्यवस्था के अंतर्गत। तो उस संघर्ष से ही परेशान होकर के उस शासन व्यवस्था में फिर ये महसूस किया गया कि यार कहीं ना कहीं हम कुछ ना कुछ छोड़ रहे हैं, कुछ ना कुछ गलती कर रहे हैं, अर्थात कि तब जाकर के उन्हें एक राष्ट्रपति पद की आवश्यकता का महसूस हुई, राष्ट्रपति पद की आवश्यकता महसूस हुई। लेकिन फिर भी दोस्तों 1978 में एक और नया संविधान आता है, तब भी राष्ट्रपति पद की जो है को स्थापित नहीं किया गया। लेकिन इस समय तक आते आते जो संघर्ष 1975 में प्रारंभ हुआ था, वो संघर्ष दोस्तों अब यहाँ भयानक रूप धारण कर लेता है। कब? 1978 तक आते आते 1978 तक आते आते बहुत भयानक रूप धारण कर लेता है। और अब कहीं ना कहीं जो राजनीतिज्ञ होते हैं उनको लगता है कि अगर अब भी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद निर्धारित नहीं किया, स्थापित नहीं किया, तो अब शासन व्यवस्था ही पूरी खतरे में पड़ जाएगी। इस कारण से दोस्तों जो नया संविधान बनता है इनका 1982 जो नया संविधान, इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके बाद कोई दूसरा संविधान नहीं बना था, इसलिए इसको नया संविधान बोलते हैं। तो 1982 में जो संविधान बना चीन का, उसमें राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों पद की जो है स्थापना कर दी, इसको गठित कर दिया। ठीक है ना। तो चीन की आंतरिक व्यवस्था और संस्थागत अस्थायित्व को दूर करने के लिए इस राष्ट्रपति का पद की स्थापना इसके अंतर्गत की गई थी। और नए चीनी संविधान में मंत्री परिषद को राज्य परिषद की संज्ञा दी गई है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो मंत्री परिषद थी, देखिए जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति कर रहा है, प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री और अन्य मंत्री, तो इन सबको मिलाकर के हम कहेंगे मंत्री परिषद। और ये मंत्री परिषद को ही यहाँ पर क्या कहा गया था? राज्य परिषद कहा गया था। जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति अर्थात की जो आज का लेक्चर है, इसके बाद में दोस्तों राज्य परिषद वाले टॉपिक पर ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो राज्य परिषद अर्थात की हम जैसे भारत की अगर बात करें तो उसको संसद कह सकते हैं। जो हमारे भारत में मंत्रिमंडल है, वही मंत्रिमंडल को चीन में क्या कहा जाता है? तो राज्य परिषद कहा गया है। ठीक है ना, राज्य परिषद कहा गया है। तो नए संविधान में राष्ट्र अध्यक्ष और केंद्रीय सैनिक आयोग की स्थापना भी राष्ट्रपति पद के साथ साथ में की गई। तो राष्ट्र अध्यक्ष के रूप में राष्ट्रपति को और केंद्रीय सैनिक आयोग की स्थापना भी अलग से फिर की गई। ठीक है, ताकि सेना का संचालन उचित रूप से और तर्कपूर्णता के साथ में किया जा सके। क्लियर है? चलिए, तो दोस्तों इस पूरे टॉपिक को, आज के टॉपिक को जैसे हमने देखा था कि हम 4 पॉइंटों के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। निर्वाचन, सबसे पहले हम देखेंगे निर्वाचन पर, और फिर राष्ट्रपति का पद खाली होने की स्थिति में क्या होगा, राष्ट्रपति की शक्तियां क्या होगी और इसकी वास्तविक स्थिति राष्ट्रपति की क्या होती है। तो 1 बाय 1 करके इनका डिस्कस कर लेते हैं। ज्यादा लेंथी लेक्चर नहीं जानने वाला है, जल्दी ही समाप्त हो जाएगा, क्योंकि ज्यादा डिस्कस इसमें नहीं करना है हमको, है ना, बहुत शॉर्ट है ये। निर्वाचन की अगर हम बात करें दोस्तों, तो इनका निर्वाचन देखिए, अगर हम निर्वाचन की बात करें चीनी संविधान के अंतर्गत, या कहें कि जो नया संविधान था 1982 का जो नया संविधान था, उसके अनुच्छेद 79 के अनुसार चीन के राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करेगा दोस्तों? कांग्रेस करेगी। कौन सी कांग्रेस? राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस राष्ट्रपति का निर्वाचन करेगी। अब दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है। ठीक है, यहां पर आपके लिए एक सवाल छोड़ रहा हूं मैं, कमेंट करके जरूर बताएंगे कि भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है। ठीक है, तो देखिए चीनी संविधान के अंतर्गत चीन के राष्ट्रपति का जो पद निर्धारित किया गया,
इस राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है? तो राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस के द्वारा इनका निर्वाचन किया जाएगा। और कोई भी मताधिकार प्राप्त नागरिक, जिसको जो भी चीन का नागरिक है, जिसको वोट डालने का अधिकार है, और अगर वो 45 कम से कम 45 वर्ष का है, तो वह राष्ट्रपति पद के लिए जो है उम्मीदवार बन सकता है, राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बन सकता है। और राष्ट्रपति का कार्यकाल अधिकतम 5 वर्ष का होगा, और अधिकतम वो 2 बार ही जो है राष्ट्रपति बन सकता है। मतलब 2 कार्यकाल कंप्लीट कर सकता है, 2 के बाद में तीसरी बार के लिए वापस से जो है नहीं आ सकता राष्ट्रपति बनकर। ठीक है, तो ये होता है निर्वाचन। ये निर्वाचन के अंतर्गत क्या रखेंगे आप लोग? 5 वर्ष के लिए इनका निर्वाचन होगा। कौन करेगा? कांग्रेस इनका निर्वाचन करेगी 5 वर्ष के लिए, और कोई व्यक्ति अधिकतम 2 साल के लिए निर्वाचित हो सकता है, 2 बार निर्वाचित हो सकता है, 2 साल के लिए माफ करना, 2 बार निर्वाचित हो सकता है। ठीक है, चलिए पद रिक्त होने की स्थिति में क्या होगा? तो मेरे प्यारे दोस्तों, जब पद रिक्त होता है तो इसमें ज्यादा आपको कुछ समझाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी मुझे। क्यों? क्योंकि देखिए, राष्ट्रपति का पद जब खाली होता है तो राष्ट्रपति की मदद करने के लिए उपराष्ट्रपति की व्यवस्था की जाती है। तो जब राष्ट्रपति किसी कारण से अपना पद खाली कर दे तो उनके स्थान पर उपराष्ट्रपति आ जाएंगे। ठीक है, और उपराष्ट्रपति का पद भी अगर खाली है उस समय, तब उस स्थिति में क्या होगा दोस्तों? तो उस स्थिति में होगा यहाँ पर कि जो स्थायी समिति है, जिसके बारे में हमारा लास्ट लेक्चर हुआ था, जिसको हमने चीन के अंतर्गत स्थायी समिति पढ़ी थी, वो स्थायी समिति का अध्यक्ष दोस्तों यहाँ पर राष्ट्रपति का पद संभालेगा। लेकिन कालांतर में होता क्या है कि उपराष्ट्रपति के चले जाने के बाद में कहीं भी जा सकते हैं वो, है ना, परमानेंटली चले जाने के बाद में उपराष्ट्रपति को ही राष्ट्रपति नियुक्त कर दिया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा शक्ति एवं कार्य। किस किस प्रकार की शक्तियां इनको प्राप्त है? राष्ट्रपति को चीनी संविधान के अंतर्गत, नए चीनी संविधान के अंतर्गत जो है राष्ट्रपति को कौन कौन सी शक्तियां प्राप्त है? उन शक्तियों के अंतर्गत दोस्तों अगर हम बात करें तो हालांकि विशेष शक्तियां तो नहीं है, लेकिन फिर भी जो शक्तियां इनको प्राप्त है उनकी हम बात करते हैं। जनवादी कांग्रेस तथा उसकी कार्य समिति के आदेश के अनुसार वह विधि और अध्यादेशों को प्रभावित करता है, अर्थात कि प्रभावी करता है, निर्माण कर सकता है, उनको आगे बढ़ाएगा। कौन? कांग्रेस। और कांग्रेस की जो स्थायी समिति है उसके आदेश के अनुसार, उसके परामर्श के अनुसार या उसके आदेश के अनुसार, कुछ भी आप शब्द यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। कांग्रेस या उसकी जो स्थायी समिति होती है वो कोई आदेश देती है अगर राष्ट्रपति को, तो वो वहां पर कुछ जो है विधियों का निर्माण कर सकता है और कुछ अध्यादेशों को भी जारी कर सकता है। ठीक है ना। इसके अलावा दोस्तों ये प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री या अन्य मंत्री या आयोगों के जो भी प्रधान होते हैं या राज्य परिषद के जो महासचिव होते हैं, इन सबकी नियुक्ति करने का कार्य भी राष्ट्रपति ही करते हैं, और इनको पद से हटाने का कार्य भी राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। और राज्य की ओर से नागरिकों को जो उपाधियां होती दोस्तों, उपाधियां प्रदान करने का कार्य भी राष्ट्रपति साहब ही करते हैं। इसके अलावा सार्वजनिक क्षमादान की घोषणा और व्यक्तिगत अपराधियों को क्षमादान प्राप्त देना या आपातकालीन स्थिति की घोषणा करना, प्रतिरक्षा के लिए तैयार होने का आदेश जारी करना, तो लगभग ये सारे कार्य जो हमारे भारतीय राष्ट्रपति के पास में है, हालांकि भारतीय राष्ट्रपति के पास में इनसे ज्यादा अधिकार प्राप्त है। लेकिन देखिए जो अगर हम बात करें, सबसे पहले अधिकार की बात करें तो यहाँ पर जब इनका जो स्थायी समिति है या कांग्रेस है, वो जैसे ही इनको परामर्श देती है कि आप कोई विधि का निर्माण कीजिए, तो राष्ट्रपति विधि का निर्माण करेंगे या अध्यादेश जारी करेंगे। ठीक है, इसके अलावा ये जो है प्रधानमंत्री, अन्य मंत्री, उप प्रधानमंत्री या कोई आयोग के अध्यक्ष हो गए, इन सबकी नियुक्ति करने का कार्य भी करते हैं। इसके अलावा उनको हटाने का कार्य भी करते हैं। अब ध्यान दीजिएगा इस पर। और राज्य की ओर से नागरिकों को सम्मान प्रदान करना, इसके अलावा क्षमादान देना और आपातकाल की घोषणा करना, ये सारे कार्य राष्ट्रपति के द्वारा ही किए जाते हैं। लेकिन इसके पीछे लेकिन लगा हुआ, याद रखना, लेकिन ये सारे के सारे कार्य दोस्तों कांग्रेस या स्थायी समिति के आदेश के अनुसार ही करेंगे। ये कांग्रेस या उसकी स्थायी समिति के आदेश पर ही करेंगे, अर्थात कि अपनी स्वयं की इच्छा से नहीं कर सकते। क्लियर हुआ है? ठीक है, तो राष्ट्रपति का जो पद है लगभग कंप्लीटली हम बोल सकते हैं कि कांग्रेस और जो कांग्रेस की स्थायी समिति है उसके अधीन ही है ये, है ना। तो इसलिए स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर सकते। अन्य कार्य भी है, कुछ अन्य कार्य भी है, जैसे कि विदेशी संबंधों को संचालित करना, उनका प्रतिनिधित्व करना, या जो डिप्लोमेट्स होते हैं,
अन्य देशों की या अपने देश के जो बाहर जाते हैं उनकी व्यवस्था करना, या अन्य देशों के डिप्लोमेट यहाँ पर आते हैं उनका स्वागत करना, दूसरे देशों में चीन के जो डिप्लोमेट होते हैं उनको नियुक्त करना, उनको वापस बुलाना, या विदेशों से की गई जो संधियां हैं, समझौते हैं, उनकी पुष्टि करना, उनको रद्द करना, ये सारे कार्य चीन के राष्ट्रपति के अंडर में ही आते हैं। लेकिन फिर से बोल रहा हूं मैं, याद रखना, कांग्रेस, राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस या उसकी राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस की स्थायी समिति के आदेश पर ही ये ऐसे कार्य करेंगे। क्लियर है? चलिए, राष्ट्रपति की स्थिति की दोस्तों बात करें तो राष्ट्रपति की स्थिति तो देखिए, न तो इनका जो चीनी राष्ट्रपति है, इनकी स्थिति न तो किसी संसदीय शासन प्रणाली वाले देश जैसे कि ब्रिटेन है, तो ब्रिटेन के राष्ट्रपति सम्राट जैसी स्थिति प्राप्त है इनको। क्यों नहीं है इसकी बात मैं अभी बताने वाला हूं आपको। और ना ही इनकी स्थिति अमेरिका के कार्यपालिका के प्रमुख की तरह है, मतलब कि दोनों से अलग है, इनकी स्थिति एकदम अलग है। वो कैसे अलग है, अब जरा समझिए इसको। तो चीनी राष्ट्रपति की स्थिति जो है, राष्ट्रपति के अधिकांश कार्य मात्र औपचारिक है। अधिकांश कार्य, लगभग सभी कार्य हम बोल सकते हैं, यहाँ पर सिर्फ अधिकांश नहीं, लगभग सभी कार्य कैसे हैं, औपचारिक कार्य हैं। वो इन कार्य राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस या उसकी स्थायी समिति की इच्छा के अनुसार ही संचालित कर सकते हैं। ठीक है, इनकी तुलना संसदीय राज्य के राष्ट्रपति से नहीं की जा सकती है ना, क्योंकि संवैधानिक दृष्टि से राज्य के प्रधान की स्थिति प्राप्त इनको नहीं है। ठीक है, जैसे कि संसदीय राष्ट्र के प्रधान, जैसे भारत के राष्ट्रपति हैं तो उनको हम क्या कहते हैं, भाई पूरे राष्ट्र के प्रधान है, वो कार्यपालिका के प्रधान भी है। लेकिन भारत के राष्ट्रपति थोड़े से अलग हो जाएंगे, क्योंकि ये संसदीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्र के प्रधान भी है और अमेरिका की तरह कार्यपालिका के प्रधान भी है। तो इसलिए हम संसदीय शासन प्रणाली की बात किसी कर रहे हैं, इंग्लैंड की कर रहे हैं, ब्रिटेन की कर रहे हैं। तो ब्रिटेन में जो राष्ट्रपति, जो सम्राट है, उसको मैं राष्ट्रपति बोल रहा हूं, अभी माइंड मत करना। तो ब्रिटेन के जो राष्ट्रपति हैं, तो राष्ट्रपति वो वहां के जो राष्ट्र है, राष्ट्र के प्रमुख कहलाते हैं। लेकिन चीन के राष्ट्रपति को राष्ट्र का प्रमुख नहीं कहा जाता है। उनको संविधान के अंतर्गत ये शक्ति प्राप्त, मतलब कि स्थिति प्राप्त नहीं है। और उसी प्रकार से अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ भी इनकी तुलना नहीं कर सकते हम। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जिस प्रकार से अमेरिका के राष्ट्रपति कार्यपालिका के प्रधान है, भाई इनको तो एक नाम मात्र की शक्तियां भी नहीं है। ठीक है ना? तो इस कारण से हम किसी भी प्रकार से इनकी ना संसदीय शासन की तरह तुलना कर सकते, राष्ट्रपति की तरह तुलना कर सकते हैं, और ना ही कार्यपालिका के प्रधान जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति उनकी तरह तुलना कर सकते हैं। अर्थात इनकी स्थिति एकदम अलग है। अर्थात कि ये संवैधानिक दृष्टि से पूरी तरह एक परालंबी और दुर्बल है। परालंबी दुर्बल है मतलब कि इनको कोई शक्तियां प्राप्त नहीं है। इसके अलावा दोस्तों, वस्तुतः उनकी शक्ति साम्यवादी दल में, हाँ एक बात इसमें और भी है, राष्ट्रपति सर्वथा शक्तिहीन हो ये आवश्यक यहाँ पर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसका विशेष कारण है कि अगर मान लेते हैं कोई ऐसा राष्ट्रपति बन जाता है जो साम्यवादी दल का प्रमुख नेता हो, सोचिए आप खुद ही, अगर साम्यवाद, देखिए पूरे चीन की शासन व्यवस्था में सबसे ज्यादा महत्व किसका है? चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो स्थायी समिति हो, प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, कुछ भी हो, एनी एवर है ना, वोट एवर कुछ भी हो सकता है, सबसे ज्यादा शक्ति प्राप्त होती है वो साम्यवादी दल के प्रमुख नेता के पास होती है। और पूरी शासन व्यवस्था उस साम्यवादी दल का प्रमुख नेता ही अपने हिसाब से संचालित करता है। तो अगर राष्ट्रपति के पद पर या तो साम्यवादी दल का कोई विशेष नेता आ जाता है, तो सोचिए राष्ट्रपति अपने आप में शक्तिशाली हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि जो कांग्रेस है, कांग्रेस या उसकी स्थायी समिति में भी उसी के व्यक्ति होंगे, किसके? राष्ट्रपति के होंगे। तो फिर राष्ट्रपति अपने अनुसार कार्य करेगा वहां पर। ठीक है ना? तो चीन का राष्ट्रपति दुर्बल भी हो सकता है और चीन का राष्ट्रपति अत्यंत शक्तिशाली भी हो सकता है। ठीक है? जी हाँ, अमेरिका के राष्ट्रपति से भी ज्यादा शक्तिशाली हो सकता है। अगर साम्यवादी दल का प्रमुख नेता अगर राष्ट्रपति बन जाता है, तो फिर वो अमेरिका के राष्ट्रपति से भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा। ठीक है? तो इस छोटे से डिफरेंस को, तुलनात्मक डिफरेंस जो मैंने आपको बताया है, ये इसको विशेषकर आप याद रखेंगे। ठीक है ना? तो ये आएगा आपको जो है राष्ट्रपति की स्थिति के बारे में। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे उपराष्ट्रपति के पद और उसकी स्थितियों के बारे में। तो उपराष्ट्रपति के पद की दोस्तों 1954 में, जैसा आपको बताया था, वही 1954 में राष्ट्रपति का पद था, तो उपराष्ट्रपति का पद भी था उनके साथ ही। लेकिन उनको आगे चल करके जो है, आगे चल करके उनको हटा दिया गया था। और जब हटाया उनको 1975 में हटाया था, उनको 1975 में हटाया, साथ में उपराष्ट्रपति का पद भी चला गया था। नए संविधान में फिर से ये पद आ चुका है। तो इनका विशेष कार्य क्या होगा उपराष्ट्रपति का? भाई राष्ट्रपति की सहायता करना, और राष्ट्रपति जब नहीं है तो उनका पद संभालना, बस है ना। और कालांतर में जब क्या होता है, जब राष्ट्रपति हमेशा के लिए पद छोड़ देते हैं, तो फिर उपराष्ट्रपति जो होते हैं वही राष्ट्रपति का पद संचालित करते हैं।
इसके अलावा कोई विशेष चीज इसमें है नहीं। वही सेम है दोस्तों, इनका कार्यकाल भी राष्ट्रपति की तरह ही होगा, योग्यता भी राष्ट्रपति के समान ही होगी। भाई जो योग्यता राष्ट्रपति की बताई गई थी, आपको क्या बताई थी, कम से कम 45 वर्ष की उम्र होना चाहिए और चीन का नागरिक होना चाहिए, और साथ ही साथ में उसको वोट डालने का अधिकार होना चाहिए। वो राष्ट्रपति के पद के लिए खड़ा हो सकता है तो उपराष्ट्रपति भी बन सकता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से दोस्तों इसका कार्यकाल भी 5 वर्ष का ही होगा। और अनुच्छेद नए संविधान का जो अनुच्छेद था दोस्तों 82 उसमें उपराष्ट्रपति का प्रमुख कार्य राष्ट्रपति की सहायता करना, उपराष्ट्रपति उसे आवश्यकता के अनुसार शक्ति प्रदान करता है और उसके कर्तव्यों का निर्धारण करता है। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में वह राष्ट्रपति के सभी कार्यों को संचालित करेगा। क्लियर हुआ दोस्तों। तो ये छोटा सा डिस्कशन था हमारा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पर, जिसमें मुझे पूरी उम्मीद है कि ये कंप्लीटली आपको समझ आ चुका होगा। इसमें डिफिकल्ट जैसा कुछ भी था नहीं, क्योंकि हमने इसकी जो शॉर्ट में हमने डिस्कस किया इसको, इसमें इससे ज्यादा कोई विस्तार लाने की आवश्यकता थी भी नहीं, है ना। और बेसिकली मैं आपको अभी बता दूं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए कोई आवश्यक नहीं है चीन का संविधान पढ़ना, ये सिर्फ और सिर्फ आपको बीए के लिए पढ़ना है। जितने भी संवैधानिक, हाँ एनालाइज देखिए, एनालाइज आप किसी का भी करेंगे वो आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम में काम आने वाला है। चाहे आप यूपीएससी की तैयारी करें, चाहे किसी स्टेट पीसीएस की तैयारी करें, चाहे किसी भी व्यापक में किसी भी एग्जाम की तैयारी करेंगे आप, तो एनालाइज आपको हर जगह काम आएगा। लेकिन इसका जो फैक्चुअल डाटा है ये आपको सिर्फ बीए के अंतर्गत आवश्यकता है, इसकी अन्य कहीं और जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ आपको इतना याद रखना पड़ेगा कि चीन का संविधान किस प्रकृति को धारण करता है, उसके राष्ट्रपति की क्या स्थिति, सिर्फ याद रखना इन चीजों को। अमेरिका के राष्ट्रपति क्या, शासन व्यवस्था क्या है, ब्रिटेन की क्या, इस अलग अलग देशों की अगर आपको शासन व्यवस्था के बारे में जानकारी होगी तो आप भारतीय शासन व्यवस्था को पूरे मजबूत रूप से, बहुत अच्छे तरीके से, इफेक्टिव रूप से समझ पाएंगे, बहुत अच्छे से कंप्लीट कर पाएंगे, ठीक है। तो इसी कारण से दोस्तों, इसी कारण से आपको ये अन्य देशों की, प्रमुख देशों की या जो भी महत्वपूर्ण देश है उनके संविधान या शासन व्यवस्था के बारे में बीए के अंतर्गत आपको पढ़ाया जा रहा है, ताकि आप अपने देश की शासन व्यवस्था को भली भांति रूप से समझ सके, ठीक है। चलिए तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। नेक्स्ट सेशन होगा हमारा राज्य परिषद पर, और चीन के संविधान के अंतर्गत ये हमारा लास्ट टॉपिक होने वाला है, राज्य परिषद, ठीक है। राज्य परिषद अर्थात मंत्रिमंडल, जैसा हमने अभी पढ़ा था कि मंत्रिमंडल को राज्य परिषद कहा गया है नए संविधान में, ठीक है। चलिए तो दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। जो पहली बार हमारे सेशन पे आए थे उनके लिए दोस्तों की व्हाट्सएप नंबर डिस्प्ले हो रहे हैं, व्हाट्सएप नंबर ले सकते हैं। और इसके अलावा टेलीग्राम पर लोधाजी क्लासेस नाम से ग्रुप मिलेगा, जिससे अगर आप ज्वाइन कर लेंगे तो सभी पीडीएफ नोट्स अर्थात की जो क्लास नोट्स है हमारी, सभी आपको टेलीग्राम के ग्रुप पर मिल जाएगी। टेलीग्राम के ग्रुप पर मिल जाएगी, मैं साइट पे जाता हूँ, जरा ग्रुप को देख लीजिए आप। लोधाजी क्लासेस नाम से ग्रुप है दोस्तों, इसको आप ज्वाइन कर लेंगे तो सभी क्लास नोट्स आपको प्रॉपरली वहां पर मिलते रहेंगे, सभी क्लास नोट्स आपको मिल जाएंगे और हमारे डेली लेक्चर की अपडेट भी आपको वहां मिलती रहेगी। और टेलीग्राम पर दोस्तों ये आपको लोगो मिलेगा, लोधाजी क्लासेस का ये लोगो मिलेगा, इस लोगो वाले ग्रुप को ही आपको ज्वाइन करना है। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।